बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.11 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं मैथ क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये नीचे हमें कुछ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, हमने इन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, यानी कि इनको तब्दील करके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में या आप कह सकते हैं मायारी शक्ल में इनको लिखना है। ठीक है, तो देखें, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। हम एक्सरसाइज 2.9 में सीख के आए थे कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह के अब यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई है, इसमें वेरिएबल कौन से हैं, ये y भी वेरिएबल है और ये x भी वेरिएबल है और इन दोनों की पावर लिखी हुई नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब किसी वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 के इक्वल होती है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह आप अगर इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पर ये दो वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों की पावर लिखी हुई नहीं है, ना इस x की पावर लिखी हुई है ना इस y की पावर लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि दोनों की पावर 1 है, तो ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये चीज हम एक्सरसाइज 2.9 में सीख के आए थे। और हमने एक्सरसाइज 2.9 और 10 में जो इक्वेशन सॉल्व की थी लीनियर इक्वेशन, वो सब जो है एक वेरिएबल पे मुश्तमिल होती थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखें, ये एक्सरसाइज 2.9 के क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई थी, तो अब ये इक्वेशन जो है इसमें देखें एक ही वेरिएबल x आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, यहाँ पर भी देखें, ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी, इसमें वेरिएबल x आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, एक ही वेरिएबल आ रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए तो यहाँ पर भी ये देखें, एक ही वेरिएबल, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x ही वेरिएबल आ रहा है, यानी कि इन इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आ रहा था। लेकिन अब ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.11, यहाँ पर हमें जो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं वो दो वेरिएबल पे मुश्तमिल है। जैसे यहाँ पर ये x है और y है, इस तरह इस इक्वेशन में देखें तो ये x और y है। ठीक है, तो हमने ये जो लीनियर इक्वेशन हमें दी गई हैं जिनमें के दो दो वेरिएबल आ रहे हैं, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में या मयारी शक्ल में लिखना है। तो देखें, दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस तरह होती है। ये मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखी हुई है। इसमें देखें, ये जो x और y है ये तो वेरिएबल है, जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी रहता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखें, ये मैंने लिख दिया वेरिएबल्स। अब इस इक्वेशन में x और y ये वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, और ये जो x और y के साथ वैल्यूज आ रही है a और b, ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इनकी जगह कोई भी नंबर आएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज होती हैं इनको कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, ये जो a और b है इनको कोफिशिएंट कहा जाता है। और ये जो इक्वेशन की राइट साइड पे यहाँ पर ये c वाली वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी कोई ना कोई नंबर हुआ करेगा। ठीक है, तो इसको कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये है दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो ये वाली है। तो हमें ये जो इक्वेशन है इनको भी इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब इसकी मैंने नीचे कुछ एग्जांपल भी आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें, मैंने यहाँ पर अब एक एग्जांपल लिखी हुई है, 2x + 3y = 5। तो ये अब जो है दो वेरिएबल पे मुश्तमिल एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि देखें यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y और दोनों की पावर लिखी हुई नहीं है, तो इसका मतलब है पावर 1 है दोनों की। तो इसका मतलब है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें अब ये x और y वेरिएबल हो गए और ये 2 और 3 कोएफिशिएंट वैल्यूज हो गई, जिस तरह के मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। और ये 5 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, यानी कि जो c की जगह ये 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पर देखें, मैंने एक और एग्जांपल लिखी है। अब देखें, ये जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है लीनियर इक्वेशन की, इसमें जो यहाँ पर वैल्यूज आ रही है उसके साथ प्लस का साइन आ रहा है, सारी पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें हर जगह जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन की, उसमें प्लस का साइन ही हर सब वैल्यूज के साथ मिले। जैसे यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दी है, अब देखें ये माइनस का साइन भी आ सकता है किसी वैल्यू के साथ, जैसे अभी 2x - 4y = 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये मैंने -3x + y और = -2 इस तरह भी आ सकता है। मतलब ये जो प्लस का साइन है ये माइनस के साइन के साथ चेंज हो सकता है, चाहे यहाँ पर हो जाए या इस वैल्यू के साथ हो जाए, या ये कांस्टेंट वैल्यू भी माइनस साइन के साथ आ सकती है। ठीक है, लेकिन ये है कि जो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह होता है। इसमें जो x वेरिएबल वाली टर्म है उसको पहले लिखा जाता है, y वेरिएबल वाली टर्म को बाद में लिखा जाता है, और इक्वेशन की दूसरी साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो लिखी जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमें इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल पे मुश्तमिल है। इसको अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि इस फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है। पहले तो ये इक्वेशन मैंने लिखी, अब इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो उसके लिए ये जो वेरिएबल x है इसको हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे इस तरफ ले आएंगे। ठीक है,
तो देखें जब हम इस वेरिएबल को मूव करेंगे और लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। देखें ये x यहाँ पर माइनस था, इसको जब हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे इस तरह मूव करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्लस का साइन डाला नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वैल्यू के साथ जब कोई साइन लिखा हुआ नहीं होता तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये प्लस वाई ये वाला जो वेरिएबल है ये लिख दिया। ठीक है, और इज इक्वल टू ये माइनस थ्री इस तरफ रह गया था, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये अब लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है टू वेरिएबल्स के लिए वो हमारे पास आ गई है। देखें हम इस इक्वेशन को देखें और इसमें को देखें, इसमें x वाली टर्म पहले आ रही है, उसके बाद ये y वेरिएबल वाली टर्म आ रही है और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है। ठीक है, इसको अब हमने इस फॉर्म में लेके आना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने देखें ये इक्वेशन लिखी। अब इसमें हम पहले स्टेप में ये करते हैं कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको इक्वेशन की राइट साइड पे यानी कि इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप लेके आएंगे राइट साइड पे तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। देखें यहाँ पर ये 2 माइनस हो रहा था, जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाए। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। तो देखें अब इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पर x वेरिएबल वाली टर्म पहले आ रही है और y वेरिएबल वाली टर्म बाद में आ रही है। तो हम भी ये जो x वेरिएबल वाली टर्म है इसको पहले ले आते हैं और ये जो y वेरिएबल वाली टर्म है इसको बाद में ले आते हैं। ठीक है, तो हम जब इनकी तरतीब चेंज करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ठीक है, देखें ये मैंने 3x को पहले लिख दिया और y को मैंने बाद में लिख दिया और इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू लिख दी। तो अब ये जो हमारे पास फॉर्म आई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इस इक्वेशन की। ठीक है, ये x वेरिएबल वाली टर्म पहले आ गई है, y वेरिएबल वाली टर्म उसके बाद आ गई है और इक्वेशन की दूसरी साइड पे कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है। तो इसको हमने जो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी कि इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखी हुई है। वैसे इसको मैं जो पार्ट 1 है वहां पर डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन की, इसको मैं वहां पर डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लेके आना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी। ठीक है, अब हमने पहला स्टेप ये करना है कि देखें यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो 3 आ रहा है, जो नीचे वैल्यू आ रही है 3, इसको हमने पहले स्टेप में खत्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इक्वेशन की जो राइट साइड है इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इस 3 को खत्म करने के लिए इस पूरी वैल्यू को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमें जब ये राइट साइड पे 3 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो फिर हमें जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें हम दोनों साइड को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये देखें, ये मैंने ये वाली जो टर्म थी या ये वाली जो वैल्यूज थी इनको लिख के यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और इक्वेशन की इस तरफ मैंने ये वाली जो टर्म आ रही थी इसको मैंने लिखा और इनको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो इनको हम आपस में कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, पीछे हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। तो अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये देखें, ये 3 इस y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y हो जाएगा, और ये 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला इज इक्वल टू का साइन मैंने पुट कर दिया, और अब ये 5 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, और ये 5 इस +2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +10 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि इसको हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की उसमें लेके आना है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो वेरिएबल वाली टर्म है उनको हम इक्वेशन की एक तरफ ले आएंगे और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो देखें अब जब हम इनको मूव करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये देखें, ये जो 5 है इसको इक्वेशन की मैं लेफ्ट साइड पे ले आया हूं। तो यहाँ पर इस 5x के साथ कोई साइन नहीं था प्लस या माइनस का। तो जब भी किसी वैल्यू या किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है। तो इसलिए इसको जब आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो इसको प्लस से माइनस कर देंगे, इसलिए इसके साथ मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, और उसके बाद ये जो 3y है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने जो वेरिएबल वाली टर्म थी उनको एक तरफ ले आए हैं, और उसके बाद मैंने इक्वेशन की दूसरी तरफ ये वाला 10 लिखा और इस -3 को मैं दूसरी तरफ ले आया हूं। तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा था, दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसका भी हमने साइन चेंज कर लिया। ठीक है, तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, इसमें ये 10 और 3 को आपस में आप ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 13। तो ये हमारे पास जो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि इस फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। देखें, यहाँ पर ये x वेरिएबल वाली टर्म पहले आ रही है, फिर y वेरिएबल वाली टर्म आ रही है, और फिर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो सेम यहाँ पर भी हमारे पास ये x वेरिएबल वाली टर्म हो गई, फिर y वेरिएबल वाली टर्म हो गई, और फिर कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है।
अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ये जो फॉर्म है दो वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन होती है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इस फॉर्म में हमने इसको लेके आना है। अब ये फॉर्म यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे इसको मैं डिटेल से जो पार्ट 1 है वहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखें, इसका सोल्यूशन है, मैंने पहले ये जो इक्वेशन हमें दी गई थी इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम पहले स्टेप में ये करते हैं कि देखें यहाँ पर ये जो वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, हमने इस 3 को खत्म करना है। तो इस 3 को खत्म करने के लिए हमें ये जो वैल्यू है ये जो टर्म है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जब इस वैल्यू या इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर ये इक्वेशन में बाकी जितनी वैल्यूज है सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम ये जितनी वैल्यूज या टर्म है सबको सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये देखें, ये मैंने x लिखा और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने ये माइनस का साइन पुट किया और इस 1 को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, और इक्वेशन की इस साइड पे मैंने ये वाली वैल्यू लिखी और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मैंने ये माइनस का साइन पुट करके इस 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने ये ऊपर जितनी वैल्यूज या टर्म आ रही थी सबको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें, ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो इनको हम आपस में कैंसिल कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, इसमें ये जो पीछे वैल्यूज रह गई है इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें, ये 3 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, उसके बाद ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाता है, फिर ये इक्वल का साइन मैंने पुट कर दिया, और यहाँ पर अब 5y रह गया था तो ये मैंने लिख दिया, और फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट करके 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाता है। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। अब इसमें हम ये करते हैं कि जो वेरिएबल वाली टर्म है यानी कि x और y, इनको हम एक तरफ ले आते हैं, और ये जो नंबर या कांस्टेंट वैल्यूज आ रही है इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो देखें, अब जब इन वैल्यूज को हम मूव करेंगे और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें, ये मैंने 3x लिखा और इस 5y को इस तरफ ले आया हूं, तो यहाँ पर इसको मैंने -5y लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो 5y था इसके साथ कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा था। तो जब भी किसी वैल्यू या किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है। तो इसलिए इसको जब हम इक्वेशन की इधर लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इसको मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये इक्वल का साइन मैंने पुट कर दिया, फिर ये वाला जो -9 है ये मैंने पुट किया, और अब ये -3 को इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाए तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा था, इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसका भी हमने साइन चेंज कर दिया। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। तो इसमें ये जो -9 और +3 है इसको सॉल्व करें, यानी कि आप 9 में से 3 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 6, लेकिन साइन किसका डालेंगे, बड़ी वैल्यू का। 9 चूंकि 3 से बड़ा था और इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन डाल दिया, और इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ये जो दो वैल्यू थी ये मैंने ऐसे ही लिख दी। तो ये हमारे पास जो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि इस फॉर्म में हम ले आए हैं इस इक्वेशन को। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो इस लीनियर इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि इस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। जो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये वाली होती है। अब ये फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखी हुई है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं इसके बारे में पार्ट 1 में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, पहले जो मैं इक्वेशन दी गई थी ये मैंने लिख दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे और इस फॉर्म में हमने लेके आना है। तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो नीचे वैल्यूज आ रही हैं इक्वेशन की दोनों तरफ, यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है, इनको हम मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें, इस 3 को मैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आया हूं, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था, अब जब इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ये जो 2 है इसको मैं इक्वेशन की राइट साइड पे ले गया हूं, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था, इसको जब आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़रब खाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व करें तो ये ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज आ रही हैं 3 और 2, इनको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। देखें, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। इसी तरह इक्वेशन की इस साइड पे 2 को y से मल्टीप्लाई करें 2y हो जाएगा, और 2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन मान रही है, तो इसमें हम ये करते हैं कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स है यानी कि x और y, इनको हम इक्वेशन की एक तरफ ले आते हैं, और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है या नंबर्स हैं इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें, ये मैंने 3x लिखा और 2y को मैं इस तरफ ले आया हूँ। जब मैं 2y को इधर लेके आया हूँ तो इसके साथ मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2y है इसके साथ कोई भी साइन नहीं आ रहा था, प्लस या माइनस का। तो जब किसी वैल्यू या किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू, इसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए इसको जब हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है।
और उसके बाद इक्वेशन की दूसरी तरफ ये 4 था, इसको मैंने लिखा, और अब ये -3 को अब इक्वेशन की दूसरी तरफ या राइट साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर +3 लिख दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें ये जो 4 और 3 है इसको आपस में आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें, ये मैंने 4 और 3 को ऐड किया तो 7 आ गया, और इक्वेशन की लेफ्ट साइड जो वैल्यूज आ रही थी वो मैंने ऐसे ही लिख दी जैसे कि लिखी हुई थी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास दो वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि इस फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, इसमें हमें ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो इसको हम जो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें लेके आना है, यानी कि इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की दो वेरिएबल वाली, इसको मैंने यहाँ पर लिखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं इसको जो पार्ट 1 है वहां पर डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये जो इक्वेशन में दी गई थी इसको मैंने लिखा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले स्टेप में ये जो 4 है जो कि इन वैल्यूज को डिवाइड कर रहा है, इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो जब आप 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाएगा तो ये इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जरब खाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, जो 4 है इसको ब्रैकेट के अंदर इन दोनों वैल्यूज के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये वाली वैल्यूज तो मैंने एज इट इज लिख दी लेफ्ट साइड पे जो थी, और यहाँ पर 4 को y से मल्टीप्लाई करें तो 4y हो जाता है, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें जो वेरिएबल वाली टर्म है यानी कि x और y, इनको एक तरफ ले आए, और ये जो कांस्टेंट या नंबर्स हैं इनको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, तो जब हम इन वैल्यूज को मूव करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। देखिए, मैंने लिखा 2x, और ये 4y को मैं इस तरफ लेके आया तो इसको मैंने -4y कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो 4y है इसके साथ कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं था। तो जब किसी वैल्यू या किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए इसको जब आप लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो उसको प्लस से माइनस कर देंगे। ठीक है, और इक्वेशन की इस तरफ ये जो -4 था पहले मैंने इसको लिखा, और अब ये +1 को आप लेके आएंगे इक्वेशन की इस साइड पे यानी कि राइट साइड पे, तो यहाँ पर ये प्लस है, जब दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर -1 लिख दिया। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें ये जो -4 और -1 है इन दोनों को आपस में आप ऐड कर लें। ठीक है, तो 4 और 1 को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, और दोनों चूंकि नेगेटिव वैल्यूज हैं, दोनों के साथ माइनस का साइन है, इसलिए मैंने आंसर में भी यहाँ पर माइनस का साइन पुट कर दिया। तो ये हमारे पास जो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि ये वाली फॉर्म हमारे पास आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए तो ये हमारा पार्ट 6 भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस या कुछ जुमले दिए गए हैं, तो हमने इन सेंटेंसेस या इन जुमलों को जो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है उस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, हमने दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक हो गया। अब देखें पार्ट 1 है, इसमें हमें ये सेंटेंस दिया गया है जिसको हमने जो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है उसमें चेंज करके लिखना है। तो देखें सेंटेंस क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 11, के दो नंबर हैं उनको अगर हम आपस में जमा करें, उनका सम करें तो ये इक्वल आएगा 11 के। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं वो जो दो नंबर हैं उनमें से एक नंबर x के इक्वल है और एक नंबर y के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया लेट, हम फर्ज करते हैं द फर्स्ट नंबर इज x और द सेकंड नंबर इज y। ठीक है, तो अब ये वो दो नंबर हो गए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन या ये जो जुमला है इसमें जो दी गई मालूमात इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जब हम इन दोनों नंबर को जमा करते हैं तो हमें 11 मिलता है। तो पहले आप इन दोनों नंबर्स को जमा कर लें, ऐड कर लें, तो ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा। ये मैंने x और y दोनों को जमा कर दिया और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमें बताया गया कि 11 के इक्वल आ रहा है, तो मैंने इक्वल टू 11 लिख दिया। तो ये हमने इस सेंटेंस या इस जुमले के लिए जो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है वो इक्वेशन हमने बना ली। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 2 है, इस पे हमें ये सेंटेंस ये जुमला दिया गया है, तो अब इस सेंटेंस के लिए हम जो टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है वो हम इसके लिए बनाएंगे। ठीक है, तो देखें अब सेंटेंस क्या है, द प्राइस ऑफ अ बुक एंड टू पेंसिल्स, के एक किताब और दो पेंसिलों की जो प्राइस या कीमत है वो कितनी है, वो है 90 रुपीज, 90 रुपए। ठीक है, यानी कि दो पेंसिलें और एक बुक मिला के उनकी जो टोटल प्राइस बनती है वो 90 है। तो अब हमने इस सेंटेंस के लिए जो लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल वाली वो बनानी है। तो इसका सोल्यूशन है, देखें हम फर्ज करते हैं कि वो जो बुक और पेंसिल है उनकी जो प्राइसेस है, बुक की जो प्राइस है वो x के इक्वल है और जो पेंसिल की प्राइस है, एक पेंसिल की प्राइस वो y के इक्वल है। तो हम लिखते हैं,
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट द प्राइस ऑफ अ बुक, के एक बुक या एक किताब की जो प्राइस है वो ₹X के इक्वल है, और द प्राइस ऑफ अ पेंसिल, और एक पेंसिल की जो प्राइस या उसकी जो कीमत है वो ₹Y के इक्वल है। ठीक है, ये हमने एक बुक और एक पेंसिल की प्राइस यहाँ पर X और Y की सूरत में लिख दी। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि ये जो हमें सेंटेंस या क्वेश्चन में हमें जो डिटेल या इंफॉर्मेशन दी गई है इसके मुताबिक देखिए, तो देखिए अब इस सेंटेंस के मुताबिक एक किताब और दो पेंसिलों की प्राइस ₹90 या ₹90 है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहले तो आ जाएगा एक किताब और दो पेंसिलों को आपस में आप ऐड कर लें। तो देखिए तो देखिए हमने जो बुक है उसकी प्राइस X के इक्वल रखा था तो मैंने X लिख दिया, और पेंसिल की प्राइस को हमने Y के इक्वल रखा था तो मैंने यहाँ पर Y लिख दिया, और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दो पेंसिलें हैं। ठीक है, तो ये एक बुक और दो पेंसिल की जो प्राइस है इन दोनों को जमा करें तो हमें किसके इक्वल ये वैल्यू आएगी, 90 के इक्वल आएगी। तो हम इसका लिख देंगे इक्वल टू 90। तो ये हमने इस सेंटेंस के लिए जो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है वो हमने बना ली। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाए पार्ट 3 पे। इसमें हमें ये डिटेल दी गई है। देखें यहाँ पर जो सेंटेंस या जो जुमला में दिया गया है वो है द वेट ऑफ जैनब इज 1/3 ऑफ द वेट ऑफ हामिद, कि जैनब का जो वेट या वजन है वो हामिद के वेट या वजन का 1/3 है, यानी कि जैनब का वजन हामिद के वजन से 3 गुना कम है, या आप ये कह सकते हैं कि हामिद का वजन जैनब के वजन से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस या इस जुमले के लिए हम दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं कि जो जैनब का वजन है वो X के इक्वल है और जो हामिद का वजन है वो Y के इक्वल है। हमने ये दो वेरिएबल यहाँ पर लिख दिया क्योंकि हमने दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन बना ली है। तो मैंने लिख दिया लेट, फर्ज किया द वेट ऑफ जैनब, जैनब का जो वजन है वो X के इक्वल हो गया, और द वेट ऑफ हामिद इज इक्वल टू Y, और हामिद का जो वेट या वजन है वो Y के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब हम ये जो इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी गई है, ये जो मालूमात दी गई हैं उनको यूज करते हुए इसके लिए लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि इस सेंटेंस या इस जुमले में दी गई मालूमात के मुताबिक। अब देखें क्या इसमें इंफॉर्मेशन में दी गई कि जैनब का वजन हामिद के वजन का 1/3 है, या आप कह सकते हैं जैनब का वजन हामिद के वजन से 3 गुना कम है। ठीक है, तो देखिए पहले तो मैं दोनों के जो वेट है या वजन है वो मैं लिखता हूं। तो ये मैंने लिख दिया है जैनब का वजन, इसको हमने X के इक्वल रखा था, और ये मैंने हामिद का वजन लिख दिया, इसको हमने Y के इक्वल रखा था। अब देखें जिस तरह के मैं सेंटेंस में बताया जा रहा है कि जैनब का वजन हामिद के वजन से 3 गुना कम है, यानी कि ये जो जैनब का वजन है ये हामिद के वजन से चूंकि 3 गुना कम है, तो हमें ये जो हामिद का वजन है इसको जैनब के वजन के इक्वल करने के लिए इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 गुना ज्यादा है तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जैनब का जो वजन है उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने 1/3 इंटू वाई लिख दिया, या आप y/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है इस सेंटेंस के लिए बन जाती है। इस चीज को मैं एग्जांपल से भी आपको समझा लेता हूं। देखिए फर्ज करें हमारे पास इस तरह की इक्वेशन, ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन है, इसके एक तरफ ये वैल्यू 10 आ रही है और एक तरफ 30 आ रही है। तो अब इस 30 को 10 के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 30 को आपकी 3 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन की इस साइड में भी 10 आ जाएगा, दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। सेम हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि हामिद का वजन जैनब के वजन से 3 गुना ज्यादा था तो इसलिए हमें हामिद के वजन को 3 से डिवाइड करना पड़ा। तो डिवाइड करने के बाद इस इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर हो जाती है। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद ये आ जाता है आपका पार्ट 4। अब इसको पढ़ते हैं और फिर इसके लिए हम जो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है वो बनाएंगे। देखिए अब सेंटेंस क्या है, द सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम ऑफ सेकंड नंबर इज 30। कि हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर का अगर हम दुगना करें उसका 2 टाइम करें, और दूसरे नंबर को अगर हम 3 गुना करें यानी कि उसका 3 टाइम करें, तो इन दोनों को अगर हम सम करें तो हमें क्या मिलता है, 30 मिलता है। ठीक है, अब इसके लिए हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे दो वेरिएबल वाली। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं जो पहला नंबर है वो x के इक्वल है और जो दूसरा नंबर है वो y के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x और द सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। ठीक हो गया, तो अब मैंने नेक्स्ट लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि इस जुमले में जो दी गई मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक। देखें अब पहले नंबर का दुगना और दूसरे नंबर का 3 गुना करके इनको आपस में मैंने जमा करना है, इनको सम करना है। तो देखिए हम पहले ये काम कर लेते हैं। मैंने लिख दिया पहला जो नंबर है हमारा x, इसको मैंने दुगना कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद मैंने दूसरा नंबर लिखा और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 3 टाइम कर दिया। ठीक है, तो ये 2 टाइम हो गया और ये 3 टाइम हो गया, और इन दोनों को सम कर दिया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ये हमें सेंटेंस में बताया गया है कि ये इक्वल आ रहा है 30 के, तो हम इसको लिख लेंगे इक्वल टू 30। तो ये हमने इस सेंटेंस के लिए भी दो वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमने बना ली। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है।
उसके बाद आप आ जाएं, पार्ट 5 है, इसमें हमें जो सेंटेंस दिया गया है वो ये वाला दिया गया है। ठीक है, पहले मैं सेंटेंस को पढ़ता हूं, फिर इसके लिए हम दो वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन होती है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे या वो बनाएंगे। देखिए सेंटेंस है, सम ऑफ एजेस ऑफ हानिया एंड कहफ इज 26 ईयर। ये हानिया और काफ की अगर हम एजेस या उम्रों को आपस में सम करें, उनको आपस में जमा करें, तो वो टोटल आता है या वो इक्वल आता है 26 के। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, हम फर्स्ट करते हैं कि हानिया की जो एज है वो x ईयर है और कहफ की एज y ईयर है। तो मैंने लिख दिया लेट, हमने फर्ज किया द एज ऑफ हानिया इज इक्वल टू x ईयर, द एज ऑफ कहफ इज इक्वल टू y ईयर। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि इस सेंटेंस या इस जुमले में जो इंफॉर्मेशन जो डिटेल दी गई है उसके मुताबिक। देखिए अब यहाँ पर डिटेल क्या दी गई है कि हानिया और कहफ की दोनों की अगर हम एजेस को जमा करें, तो हानिया की एज x ईयर है और कहफ की एज y ईयर है, तो इनको आपस में आप जमा कर लें। तो ये मैंने x प्लस वाई लिख दिया। अब ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है 26 के। ठीक है, 26 साल हो जाते हैं दोनों के अगर हम इकट्ठा करें एजेस को, तो हम इसको इक्वल लिख लेंगे 26। ठीक है, तो ये हमने दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन बना ली इस सेंटेंस के लिए। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 6 है, यहां पर हमें ये सेंटेंस दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल एंड 7 बास्केटबॉल इज ₹3000। कि 3 फुटबॉल और 7 बास्केटबॉल का जो प्राइस बनती है या उनकी जो टोटल कीमत बनती है वो 3000 रुपए है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस के लिए हम दो वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन होती है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं या वो बनाते हैं। तो इसका सोल्यूशन है, हम फर्स्ट करते हैं कि जो फुटबॉल की प्राइस है एक फुटबॉल की वो रुपीज एक्स के इक्वल है और एक बास्केटबॉल की जो प्राइस है वो रुपीज वाई के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया लेट, हम फर्स्ट करते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 फुटबॉल इज इक्वल टू रुपीज एक्स। ठीक है, इसी तरह द कॉस्ट ऑफ 1 बास्केटबॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई। ये हमने एक फुटबॉल और एक बास्केटबॉल की कीमत एक्स और वाई की सूरत में लिख दी। ठीक है, ये हम एक्स और वाई की सूरत में क्यों लिखते होते हैं, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन बनानी होती है दो वेरिएबल वाली। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने दो वेरिएबल ले लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि इस जुमले या इंफॉर्मेशन में जो तफसील या जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक। अब देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है कि 3 फुटबॉल और 7 बास्केटबॉल की कॉस्ट टोटल कितनी है, 3000 है। तो हम 3 फुटबॉल और 7 बास्केटबॉल की पहले कीमत को सम कर लेते हैं, उनकी जो टोटल कॉस्ट बनती है। तो पहले आप देखें अब 3 फुटबॉल है, अब एक फुटबॉल की प्राइस हमारे पास x है, तो 3 फुटबॉल के लिए हम x को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह बास्केटबॉल की एक जो बास्केटबॉल है उसकी प्राइस y है, तो 7 बास्केटबॉल की फिर प्राइस लेने के लिए हमें उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये 7y हो गया, या 3x हो गया और 7y हो गया, और इन दोनों को हम सम कर लेंगे, इनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो ये 3 फुटबॉल और 7 बास्केटबॉल की जो प्राइस है वो किसके इक्वल आ रही है, 3000 की इक्वल आ रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 3000। तो ये हमारे पास इस सेंटेंस या इस जुमले के लिए जो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है वो हमने इसके लिए बना ली। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट 7 है, इसमें हमें ये सेंटेंस दिया गया है। अब इसके लिए हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे दो वेरिएबल वाली। पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं कि इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर किसको कहते होते हैं, जब हमारे पास फ्रैक्शन या बटा की सूरत में कोई वैल्यू आती है, मिसाल के तौर पे ये वैल्यू है, तो इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको न्यूमिनेटर कहा जाता है और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 3, कि हमारे पास अगर एक रकम है बटा की सूरत में, फ्रैक्शन की सूरत में, तो उसके जो ऊपर वाला नंबर या न्यूमिनेटर है उसमें भी हम 3 की कमी करें, 3 को डिक्रीज करें, यानी कि 3 को माइनस करें, और जो नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर है उसमें से भी 3 को माइनस करें, तो हमें क्या मिलता है, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। वो जो फ्रैक्शन या वो जो बटा है उसकी वैल्यू 2/3 बन जाती है। ठीक है, तो देखें अब इसके लिए हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं दो वेरिएबल वाली। तो पहले तो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम फर्ज करते हैं कि वो जो फ्रैक्शन या बटा है उसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है वो x के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया लेट द न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x, और उस फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू है वो y के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ये हमने फर्ज कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि इस जुमले या इस सेंटेंस में जो मालूमात या तफसील दी गई है उसके मुताबिक देखिए अब क्या इन्फॉर्मेशन है या क्या यहाँ पर मालूमात दी गई है कि अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिक्रीज करें, यानी कि दोनों में से 3 माइनस कर लें, तो हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x और y के इक्वल रखा है। तो पहले स्टेप में हम इन दोनों में से 3 को माइनस कर लेते हैं, 3 को डिक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने x -3 लिख दिया, ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई, न्यूमिनेटर वाली हो गई, और ये नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में से भी हमने y में से 3 को माइनस कर दिया, दोनों को हमने 3 से डिक्रीज कर दिया। तो इसको जब आप डिक्रीज करें तो ये किसके इक्वल फ्रैक्शन बनती है, 2/3 के इक्वल आती है, यानी कि हम लिख लेंगे यहाँ पर
इक्वल टू 2/3। तो ये हमने इस सेंटेंस के लिए 2 वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, वो हमने बना ली। इस तरह ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।